Assalamualaikum everyone. Let's start February March 2023 variance 42. The most common zinc mineral contains zinc to sulfide. Part 1. Complete the electrons in the boxes diagram in figure 1.1. Show the electronic configuration of a zinc to ions. तो guys, zinc की electronic configuration होती है, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गॉन 3d10 4s2. Argon means 18 electrons. Since it has 2 plus charge in this, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, बट 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, राइट? और ये आर्गॉन के 18 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज. तो हमसे 18 इलेक्ट्रॉन 3d के इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 3d 10 2 4 6 and 10. सही है? Now the next part of the question is complete figure 1.2 to show the bond habit diagram for the ionic solid zinc sulfide. Include state symbols of relevant species. ठीक है, तो आप नोट करें जिंक की एटोमाइजेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे ना बेटा, ये जिंक सॉलिड है प्लस सल्फर सॉलिड है, ये दोनों मिलकर फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट? और जिंक सॉलिड है, अगर मैं एटोमाइजेशन करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक गैस में, और सल्फर सॉलिड एज इट इज, फिर सल्फर सॉलिड की एटोमाइजेशन है तो जिंक एज इट इज रहेगा और गैशियस 1 मोल ऑफ सल्फर एटम फॉर्म हो जाएगा. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो जिंक की होगी, ये हो जाएगा जिंक +1 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फर गैशियस एटम एज इट इज. उसके बाद सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में ये जिंक आयंस कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2+ में, ये गैशियस सल्फर एटम एज इट इज. देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एग्जामिनर ने कितने शो किए हैं, 2. इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन शो करना पड़ेगा, ठीक है? ऑलराइट, नेक्स्ट इज describe the trend in the first electron affinity of group 16 element sulfur to tellurium. Explain your answer. आप सब जानते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ऑलराइट? जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली गाइस जो अट्रैक्शन होगी बिटवीन न्यूक्लियस टू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो वीकर होगी, nucleus to incoming electron becomes weaker. Hence, down the group, electron affinity becomes less external.
Okay. Explain why lattice energy of zinc oxide is more exothermic than that of zinc sulfide. अब देखिए यहाँ पर कैटाइन तो कॉमन है, तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एनाइन लूंगा। यहाँ पर ऑक्साइड है, यहाँ पर सल्फाइड है। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का आयनिक रेडियस सल्फर से स्मॉलर होता है, इसलिए जिंक ऑक्साइड के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, और जिम जिंक ऑक्साइड की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, तो जाहिर सी बात है इसकी लैटिस एनर्जी भी मोर एक्सोथर्मिक। सो हम यहाँ लिख सकते हैं ionic radius of oxygen is smaller than sulfur, so strong electrostatic attraction, so strong electrostatic attraction exhibits between zinc ions and oxide ions, hence lattice energy of zinc oxide becomes more exothermic. Zinc metal can be obtained in two-step process as shown. Okay, the reaction is carried out at 800 degrees Celsius. Predict the sign of the entropy change of the reaction in step 1. या देखो यहाँ पर 3 moles of gas है, जबकि यहाँ पर 2 moles of gas है। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड पर गैशियस मॉलिक्यूल ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड पर गैशियस मॉलिक्यूल्स कम है। जब गैशियस मॉलिक्यूल्स कम होंगे, डिसऑर्डरनेस कम होगी, एंट्रोपी कम होगी। जब एंट्रोपी कम होती है तो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो डेल्टा S naught is negative. More gaseous molecules present on the reactant side and less gaseous molecules present on the product side. Hence, entropy during the reaction decreases. Okay. Use the data in the table to calculate delta S naught of the reaction shown in step 2. Step 2 ये है मेरा, इसमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट साइड पे और ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इजी है ये क्वेश्चन। Standard entropy change equals to standard entropy of product minus standard entropy of reactant. Standard entropy of product में आपके पास जिंक है, जिंक इज 50.8 और कार्बन मोनोऑक्साइड है आपके पास 197.8।
7 माइनस रिएक्टेंट में आपके पास जिंक ऑक्साइड है 43.7 और कार्बन है 5.7। तो यहां से स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज आपके पास आ जाएगा बेटा प्लस 199.1 joules mole inverse Kelvin inverse plus 199.1. Okay, 50. Let me confirm this one more time. मुझसे कोई गलती ना हो गई हो. Minus 43.7 plus 5. Oops. Plus 5.7. 50.8 plus 197.7. मेरे पास आंसर आया है एक का 248.5 माइनस 43.7 प्लस 5.7 49.4 तो 248.5 minus answer. Yeah, that's right. Okay. I just double check the calculation पे error ना हुआ वो मुझसे दोबारा. An equation for the direct reduction of zinc sulfide by carbon is shown. Okay, इसकी delta H की value भी given है, standard entropy की value भी given है. Reaction is not feasible at 800 degrees Celsius. Calculate delta G naught for this reaction at 800 degrees Celsius. So हम use करेंगे Gibbs free energy change का expression delta H naught minus T delta S naught. डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच हमें प्लस 733 दिया हुआ है, ऑलराइट, माइनस टेम्परेचर हमें 800 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, हम इसमें 273 ऐड कर देते हैं तो ये टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में आ जाएगा. तो 800 प्लस 273 इज गोइंग टू बी 1073 केल्विन. तो 1073 केल्विन यहाँ लिखते हैं. एंट्रोपी की वैल्यू गिवन है 218, उसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा जी नॉट आ जाएगा प्लस 499 किलो जूल पर मोल. तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस 499 किलो जूल पर मोल. Now the next is zinc nitrate undergoes thermal decomposition when heated. The reaction is similar to thermal decomposition of group 2 nitrates. Construct an equation for the thermal decomposition of zinc nitrate. Okay, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 moles of zinc nitrate convert हो जाएगा zinc oxide में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में and oxygen में. Okay. The radii of the some group 2 cations in zinc are shown in the table 1.2. State and explain the trend in the thermal stabilities of group 2 nitrates down the group. Down the group. Thermal stability increases. Why? Because down the group, ionic radius increases. Charge density and polarization decreases. That means
cation cannot distort the electrons of nitrate ions. Cation cannot distort the electrons of nitrate ions. Okay, use table 1.2 to suggest which group 2 nitrate are less thermally stable than zinc nitrate. Less thermally stable कह रहा है, तो जाहिर सी बात है जब अब जिंक का आयनिक रेडियस 74 है, तो इससे कम देखो किसका है, मैग्नीशियम का है, इसका मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा. So magnesium nitrate decomposes very easily at low temperature because of its small ionic radii and high charge density. तो मैग्नीशियम आयन की चार्ज डेंसिटी जिंक आयन से ज्यादा है, इसलिए वो लेस थर्मली स्टेबल होगा. ठीक है, that's the question number 1. Now let's move on to the next question. और इस next question में हमारे पास hypophosphorus acid is an inorganic acid. Conjugate base of hypophosphorus acid is this. Give the formula of hypophosphorus acid. अगर -1 चार्ज है, इसका मतलब हाइड्रोजन चला गया है, प्रोटॉन चला गया है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन ऐड कर दीजिए, चार्ज रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H3PO2. H2PO2 negative is a strong reducing agent. It can be used to reduce metal cations without the need for electrolysis. इसकी E0 की वैल्यू गिवन है. In an experiment, an alkaline half cell is constructed with this concentration of 0.05 mole per dm3. All other ions are at their standard concentration. Predict how the value of E of this half cell differs from its E0 value. Explain your answer. अब हम इसको दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू, क्योंकि उसने सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो स्टैंडर्ड रखी हुई है, सिर्फ एक डिफरेंट रखी हुई है. सही है, सिर्फ डिफरेंट इसको रखा है. तो हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर. कैसे करेंगे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई, देख लीजिए. ये हो जाएगा E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n. n की जगह लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये आपके प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपके रिएक्टेंट है. अब जाहिर सी बात है इसकी भी कंसंट्रेशन 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, सिर्फ इसकी चेंज की हुई है, तो मैं सिर्फ इसको यूज कर लूंगा. राइट, टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसकी कंसंट्रेशन है 0.050 मल्टीप्लाई ओवर 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. इन दोनों की कंसंट्रेशन रखी, ये रही, इन दोनों की कंसंट्रेशन भी रख ली, ये रही. ठीक है, तो अगर मैं यहां से वैल्यूज प्लग इन करूं, बल्कि वेट में आपको एक्सप्रेशन लिख के दे देता हूं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको, फिर वैल्यूज प्लग इन करके आंसर निकाल लेंगे. ये हो जाएगा H2PO2 नेगेटिव OH नेगेटिव पावर क्यूब ओवर HPO3 2 minus and then H2O taken 2. सही है, तो मैं वैल्यूज प्लग इन कर देता हूं यहां पर. E0 की वैल्यू गिवन है -1.57, 0.0591 अपॉन n, n की जगह पे 2 लॉग. अब जाहिर सी बात है H2PO2 की कंसंट्रेशन उन्होंने दी हुई है 0.050. OH माइनस साइन 1 लिया हुआ है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, नीचे जो है वो भी 1 लिया हुआ है, वाटर को भी 1 लिया हुआ है. तो ये आपके पास जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू है, आई मस्ट से ये आएगी -1.54 वोल्ट, यानी लेस नेगेटिव हो गई. ऐसा ही है ना. अब इसको थियोरेटिकली मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूँ कि देखो, जब आप कंसंट्रेशन इसकी कम कर दोगे तो अकॉर्डिंग टू ली-शटर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. जब इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे जाएगा तो जाहिर सी बात है रिडक्शन फेवरेबल होगी. वैल्यू नेगेटिव नहीं होती जब रिडक्शन फेवरेबल होती है, वैल्यू पॉजिटिव होती है. इसका मतलब जितना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा
ये वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाएगी, यानी ये वैल्यू मोर पॉजिटिव की तरफ जाएगी और लेस नेगेटिव की तरफ जाएगी। और लेस नेगेटिव देखो ये मैंने शो किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसको लिख के दे देते हैं। डिक्रीजिंग the concentration of H2PO2 minus from 1 molar to 0.050 molar favors equilibrium towards right hand side. फॉरवर्ड रिएक्शन वैसी नेगेटिव है, ठीक है। Hence reaction and reduction becomes more favorable. So E value becomes more positive or less negative. लेस नेगेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दी है, और मोर पॉजिटिव, जाहिर सी बात है जब रिडक्शन होगी, देखो हमने क्लास में डिस्कशन की है कि अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो इसका मतलब रिडक्शन फेवरेबल नहीं होती, ऑक्सीडेशन फेवरेबल होती है, राइट। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा तो भाई ऑक्सीडेशन तो फेवरेबल नहीं हो रही, यानी ये मोर नेगेटिव नहीं हो सकती, ये लेस नेगेटिव ही होगी, ठीक है। हम इस तरह से भी सोच सकते हैं बात को, लिख के दे सकते हैं एग्जाम में। Now the next is chromium half cell has a standard electrode potential. ये आ गई उसकी वैल्यू। An electrochemical cell consists of an alkaline half cell and a chromium half cell. Calculate the standard cell potential. Okay. ये हो जाएगा E naught cell equals to E naught right minus E naught left. जो E naught right है वो ऑब्वियसली लेस नेगेटिव होगी विच इज -0.74, और जो ई नॉट लेफ्ट है वो मोर नेगेटिव होगी विच इज -1.57। ये जो -1.57 है ये इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ गिवन थी, अगर आपने नोट किया हो ये गिवन थी आपको, इसको उठा के हमने रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -0.74 प्लस 1.57, तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +0.83 वोल्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे +0.83 वोल्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट, complete the diagram to show how the standard electrode potential of the chromium half cell can be measured relative to that of a standard hydrogen electrode. Identify the chemicals, conditions, relevant piece of apparatus. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एग्जामिनर ने बना के दिया हुआ है। हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे 1 atm प्रेशर पे 298 केल्विन की प्रेजेंस में, ठीक है। आप जानते हैं कि ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है आपका, और आप ये भी जानते हैं कि ये आपके पास हाइड्रोजन आयन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने 1 मोल पर डीएम क्यूब रखी है, जिसको मैंने कैपिटल 1M से रिप्रेजेंट कर दिया है। आप ये भी जानते हैं कि ये मेरा वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैं इस सॉल्ट ब्रिज को कंटिन्यू करूंगा।
ये आ गया सॉल्ट ब्रिज आपको। ऑलराइट, ओके। तो सबसे पहली बात ये कि ये आपका वोल्ट मीटर हो गया है। आप इसको सर्किल से भी बना सकते हो। ये आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रोड हो गया है, और क्रोमियम इलेक्ट्रोड इसलिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्रोमियम मेटल गिवन है। एंड ऑब्वियसली ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्रोमियम आयन का इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होगी, जिसको मैं 1 m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी 1 मोलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली ये आपका क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं आपसे which is the positive electrode, the direction of electron flow in the external circuit। तो भाई आप जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है आपके पास एसईपी की, वो 0.00 वोल्ट है, राइट। और आप जानते हैं क्रोमियम की एसईपी की वैल्यू एग्जामिनर ने हमें कितनी दी है, -0.74 वोल्ट। तो इसकी जो वैल्यू है वो -0.74 वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मोर नेगेटिव है। तो जो मोर नेगेटिव होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव हाफ सेल होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव हाफ सेल होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होगा इन द एक्सटर्नल सर्किट। सो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसको आप पॉजिटिव हाफ सेल भी कह सकते हो। फिर वो आपसे कह रहे हैं H2PO4 negative reduces nickel ion to nickel in an alkaline condition. Use equation 1 to construct the ionic equation for this reaction. Okay. तो मुझे एक्चुअली निकल की हाफ सेल वैल्यू चाहिए। क्या वो हाफ सेल वैल्यू गिवन है? निकल की नहीं गिवन है, तो इसका मतलब क्या, दैट्स द इशू। निकल की हाफ सेल वैल्यू नहीं है, सो मैं आयनिक इक्वेशन को मर्ज कैसे करूंगा? चले मैं समझा देता हूँ आपको। मेरे पास डेटा बुकलेट है इस वक्त, मैं बता देता हूँ कि ये निकल आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिवर्सिबल साइन निकल, और इनकी एसिपी की वैल्यू है -0.25 वोल्ट, राइट। और जो पहली वाली इक्वेशन है आपके पास वो ये दी हुई है, HPO3 नेगेटिव 2 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन H2PO2 माइनस प्लस 3OH नेगेटिव, और इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने दी हुई है आपको -1.57 वोल्ट। जाहिर सी बात है ये वैल्यू लेस नेगेटिव है, इसको मैंने रिडक्शन इक्वेशन में लिखना है। ये मोर नेगेटिव है, इसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखना है। इस इक्वेशन को फ्लिप करके लिखूंगा मैं, राइट। So, मैं बेसिकली सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। तो ये हो जाएगा Ni2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन निकल, और इस इक्वेशन को फ्लिप करके लिखूंगा मैं। तो ये हो जाएगा H2PO2 माइनस प्लस 3OH नेगेटिव, रिवर्सिबल साइन HPO3 2 माइनस प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और फिर मेरी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो वो फाइनल इक्वेशन कुछ ये होगी, निकल 2 प्लस प्लस 3OH माइनस प्लस H2PO2 माइनस सिंगल एरो HPO3 2 माइनस प्लस 2H2O। ये मेरी फाइनल इक्वेशन है जो कि मुझे वहां लिख कर देनी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके इसको यहाँ लिख देता हूँ। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ओके, वैसे एग्जामिनर की बात को देखें तो क्लियर है,
कि H2PO2 reduces nickel to iron, इसका मतलब reaction takes place between these two species, इसका मतलब I have to flip this equation। आप ऐसे भी सोच सकते हो अगर आपके पास E नॉट का डेटा नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट, H2PO2 negative reacts with hydroxide ion. Table 2.1 shows the result of the series of experiment used to investigate the rate of this reaction. Okay, तो खास बात ये है कि rate of reaction में हमारे पास यहाँ concentration है, यहाँ concentration है, but surprisingly यहाँ पर volume of hydrogen gas है जो कि produce हुआ है in 60 second per cm3। Okay, तो एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं volume of hydrogen gas was measured under room condition RTP पे। वो कह रहे हैं use the molar volume of gas which is represented by Vm and the data from experiment 1 to calculate the rate of reaction in mole per dm cube second inverse। ओके, तो मुझे एक्चुअली वॉल्यूम गिवन है एक्सपेरिमेंट 1 में, तो मैं यहां से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं 6.4 को डिवाइड कर देता हूं 24,000 cm क्यूब से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 6.4 divided by 24,000, it's 2.66 into 10 to the power minus 4 moles। ठीक है, दैट इज माय फर्स्ट स्टेप। अब ये जो मोल्स आपने निकाले हैं ये 60 सेकंड्स के अंदर निकाले, राइट। 2.66 times 10 to the power minus 4 moles of hydrogen gas। तो अगर मैं पर सेकंड में निकालना चाहूँ, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन पर सेकंड में कैलकुलेट होता है, तो ये कितना होगा, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 60 से। So it's going to be 4.44 into 10 to the power minus 6। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4.44 into 10 to the power minus 6, क्योंकि हमने 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेशन की थी, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं रेट इक्वेशन वाज फाउंड टू बी दिस, show that the data in table 2.1 is consistent with the rate equation। okay, H2PO2 नेगेटिव तो फर्स्ट ऑर्डर है। okay, अच्छा देखो, ये दोनों एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट हैं, तो कंसंट्रेशन डबल हो रही है, इनिशियल रेट जो है वो भी डबल हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ये तो बहुत ऑब्वियस है, इसमें तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं for H2PO2 minus initial concentration, हम लिख सकते हैं कि concentration in experiment 1 and 2 are double। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस हुआ है वो भी डबल, ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस produced also doubled, hence it is first order। सही है, और जब कोई नंबर नहीं होता यहाँ पर तो फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं, तो हमारी बात प्रूफ हो गई। ये हमारा फॉर H2PO2 नेगेटिव था। अब हमारे पास है फॉर हाइड्रोक्साइड आयंस। अब हाइड्रोक्साइड आयंस में प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इनको तो हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ सेम नहीं है, बट हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को मैं देखूं, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ ट्रिपल हो रही है, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हो रही है, और ये बेसिकली 3/4 हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये डबल हो रही है, सॉरी ये ट्रिपल हो रहा है यहाँ पर, ये डबल हो रहा है यहाँ पर,
और ये 3/4 हो रहा है, then it means with respect to hydroxide ion it is second order reaction. तो हम यहाँ लिख सकते हैं in experiment 1 and 3 concentration of H2PO2 minus is tripled concentration of hydroxide ion is doubled while volume of hydrogen produced falls to 3/4. Hence, with respect to OH minus, it is second order. ये भी confirm हो गया हमारा second order, right? State the units of the rate constant for this reaction. Okay. Rate की unit क्या होती है? Mole per dm cube second inverse. Unit मुझे calculate करने के लिए कह रहे हैं. यूनिट हो जाएगी मोल स्क्वायर DM-6. तो ये यूनिट हो गई आपके पास H2PO2 नेगेटिव की या हाइड्रोक्साइड आयन की या रेट की. अब जाहिर सी बात है ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो रही है, तो आपके पास यूनिट क्या होगी बेटा? एक यूनिट हो जाएगी यहाँ पर मोल इनवर्स टू DMQ सेकेंड इनवर्स. तो मेरा आंसर होगा मोल इनवर्स टू DM6 सेकेंड इनवर्स. ओके. The experiment is repeated using a large excess of hydroxide ion. भाई मैंने large excess of hydroxide ion क्यों लिया? ताकि हाइड्रोक्साइड आयन जब एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा तो उसकी कंसंट्रेशन को मैं डिटरमिन नहीं कर सकूंगा, और चूंकि मैं उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन नहीं कर सकूंगा, व्हिच इज व्हाई उसकी कंसंट्रेशन कम करूं या ज्यादा करूं, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो दिस makes the concentration constant. All right, hence it won't affect the rate of reaction. Okay, under this condition rate equation is this. तो अगर गाइस मैं इसको यहां से रिमूव कर लूं तो ये हो जाएगा रेट, कांस्टेंट हटाऊं इक्वलिटी का साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, H2PO2 नेगेटिव. तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2PO4 नेगेटिव, राइट. उसने हमें कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन. तो बहुत ऑब्वियस और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया ये हो जाएगा T हाफ इक्वल्स टू 0.693 ओवर K. आपको K की वैल्यू गिवन है, आप कैलकुलेट कर सकते हो 0.693 by 8 10 to the power -5. हाफ आपके पास ना बेटा, T हाफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8400 सेकेंड्स. सो आप यहाँ लिख दीजिए 8400 सेकेंड्स. ओके, मुझे एक्चुअली इस इक्वेशन से पता
करनी हो तो हम हमेशा ये फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब हाउ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट K1। सो यार टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीजेस rate constant value also increases. All right. Now the next is a student suggests that the reaction between H2PO2 negative and hydroxide ion might happen more quickly in the presence of heterogeneous catalyst. Describe the mode of action of heterogeneous catalyst. सबसे पहला काम, gases are adsorbed onto the surface of catalyst. इस एब्जॉर्प्शन की वजह से जो इंटरनल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो वीकर हो जाते हैं. This makes the internal covalent bonds weaker, और इसी को हम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं. राइट. दूसरा पॉइंट, सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा फिर. एज अ रिजल्ट so that product is formed. राइट. नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जब प्रोडक्ट बन जाएगी तो जाहिर सी बात है वो कैटलिस्ट की एक्टिव साइट को लीव करेगी एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन. तो हम ये लिखेंगे डिसॉर्प्शन टेक्स प्लेस in which product will leave the surface of catalyst. Product will leave the surface of catalyst. Okay. Question number 3. Define transition element. An element that can form one or more stable ion having partially filled d orbital. Next, state 2 other typical chemical properties of transition element. Shows variable oxidation state, form colored compounds, ओके. इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप. फिर वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. पहली रीजन तो ये कि 4s और 3d ऑर्बिटल में क्लोज एनर्जी गैप होता है. ड्यू टू क्लोज एनर्जी गैप एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स 4s और 3d ऑर्बिटल में अवेलेबल होते हैं.
ठीक है, तो 3d और 4s दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल पॉसिबल होता है. सो इलेक्ट्रॉन रिमूवल takes place from both the orbitals. From both orbitals. इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. Okay, VO2 plus can be reduced to V2 plus by ethane dietine in acidic condition. ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है बेटा. In a titration, 25 cm cube of 0.03 mole per dm cube VO2 plus is added to 10 cm cube of dilute sulfuric acid. A solution of 0.04 mole per dm cube ethane dietine is then added from the burette until the endpoint is reached. The titration is repeated and concordant readings obtained as shown in table 3.1 show that these results are consistent with the stoichiometry of equation 2. Okay, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि इन दोनों के दरमियान 2:3 का रेशो है और ये मैं इस गिवन इंफॉर्मेशन से प्रूफ करूंगा. और उसके लिए उसने मुझे वॉल्यूम ऑफ इथेन डायोएट गिवन टेबल में दिया हुआ है. तो मैं सबसे पहले तो इस वॉल्यूम की एवरेज वैल्यू डिटरमिन करता हूं. एवरेज वॉल्यूम ऑफ C2O42 माइनस ये हो जाएगा 28.15 प्लस 28.10. बेटा यही तो हम करते थे वो लेवल्स में भी एटीपी में डिवाइड बाय 2 करते थे. तो जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर आएगा 28.125. ये मेरा एवरेज टाइटर वैल्यू आ गई इथेन डायोटाइन्स की, राइट. इसको मैं यूज करूंगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. मेरे पास कंसंट्रेशन गिवन है और वॉल्यूम गिवन है PO2 प्लस का. मैं इनके मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं. मोल्स ऑफ VO2 प्लस वॉल्यूम दिया हुआ है 25.00. कंसंट्रेशन दी हुई है 0.0300 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो यहां से मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 7.4 इंटू 10 टू द पावर -4. सही. नेक्स्ट हमारे पास है इथेन डायोएट की कंसंट्रेशन और इथेन डायोटाइन का वॉल्यूम. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे मोल्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ C2O42 माइनस वॉल्यूम है मेरे पास 28.125 इंटू कंसंट्रेशन इज 0.0400 डिवाइडेड बाय 1000. सो मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा 1.125 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स. ओके, सो गाइज मेरे पास इस वक्त सिचुएशन है कि मेरे पास VO2 प्लस है और मेरे पास C2O42 नेगेटिव है. इसके मोल्स हैं 7.4 इंटू 10 टू द पावर -4. इसके मोल्स हैं 1.125 इंटू 10 टू द पावर -3. ऑब्वियसली ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कम है इसके मोल्स. इसको डिवाइड कर दीजिए आप इस वैल्यू से तो ये हो जाएगा 7.4 इंटू 10 टू द पावर -4. तो ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1.5. आपको पता है होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2:3. हेंस प्रूफ्ड. यही हमने प्रूफ करके देना था 2:3. सही है. Now the next is an excess of ethane dietines react with VO2 plus to form a mixture of 2 octahedral complex ions. The complex ions are stereoisomers of each other. ठीक है. Each complex ion contain V2 plus cation and 3
दिस। भैया पहली तो बात ये है कि इस इंफॉर्मेशन को जहन में रखकर मैं फॉर्मूला अगर बनाऊं तो वो बनेगा वेनेडियम C2O4, और जाहिर सी बात है ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूं मैं। तो 3 होंगे बाइडेंटेड लाइगेंड्स, ये भी याद रखना कि ये बाइडेंटेड लाइगेंड्स हैं। सो आई नीड 3 बाइडेंटेड लाइगेंड्स। अच्छा अब जरा गौर से सुनो, मुझे चार्ज कितना चाहिए? 2+। सही है, तो मुझे यहाँ पर 4- रखना पड़ेगा ताकि मेरे पास 2+ आए वेनेडियम का चार्ज। कैसे? वेनेडियम को X लो, इथेन डायोएटाइन के ऊपर -2 चार्ज होता है, हमने 3 यूज करने हैं, इक्वल्स टू -4। तो ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू -4, देन X इक्वल्स टू +2, यानी वेनेडियम +2 उसी वक्त आए यूज करोगे। ओके, complete the diagram to show the 3-dimensional structure of one of the complex ions. Use this to represent ethane diiotanes. Okay, तो 3-dimensional diagram क्या रहे हैं? ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हो गया, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये हो गया, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये बाइडेंटेड लाइगेंड अटैच हो गया, राइट। एंड ऑब्वियसली बेटा आप इसको ब्रैकेट दिखाओगे और इसके ऊपर 4- चार्ज भी शो करोगे, ठीक है, ऑलराइट, ताकि हमें पता हो कि भाई हमने इस कॉम्प्लेक्स आयन के लिए वर्किंग की है जिसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है। नेक्स्ट, vanadium 2+ can be oxidized by H2O2. Table gives some relevant data. Okay, identify the vanadium species that forms when an excess of H2O2 reacts with V2+ under standard condition. Explain your answer with reference to the data in table 3.2. Okay, that's what we have done in class. हमने successive reduction करवाया था आपको, हमने successive oxidation करवाया था. So this is basically successive oxidation. क्यों? क्योंकि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसकी एसिपी की वैल्यू बाकी तमाम वैल्यू से सबसे ज्यादा है। सही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, H2O2 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो इस V2+ को ऑक्सीडाइज करके V3+ में कन्वर्ट करेगा, राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है रिएक्शन हो जाएगा। सिमिलरली V3+ फर्दर ऑक्सीडाइज होकर VO2+ में कन्वर्ट होगा क्योंकि इसकी एसिपी की वैल्यू मोर पॉजिटिव है इसकी वैल्यू से, राइट। सिमिलरली VO2+ फर्दर ऑक्सीडाइज होकर VO2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एसिपी की वैल्यू इसकी वैल्यू से मोर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वैल्यू इतनी मोर पॉजिटिव है कि ये इस V2+ को V3+ में, V3+ को VO2+ में और VO2+ को VO2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये सक्सेसिव ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और मैंने ये सक्सेसिव ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करवाया है। कॉन्सेप्ट होगा उसका कोई ना कोई ऑब्वियसली आपके पास। तो अब हम यहाँ लिखेंगे क्या? सो हम यहाँ लिखेंगे कि H2O2 has the most positive ACP value so it can oxidize V2+ to V3+, V3+ to VO2+, and VO2+, hold on a second, wait, एक मिनट, 1.77 plus 0.26, वेट करें एक मिनट, हम
ई नॉट सेल भी लिखते जाते हैं। इसकी जो ई नॉट सेल की वैल्यू होगी वो आ रही है मेरे पास +2.03 वोल्ट, यानी ये फिजिबल होगा रिएक्शन। सही है। जब इसके साथ रिएक्शन होगा V3+ से VO2+, तो ये हो जाएगा 1.77 माइनस 0.34, सो ये हो जाएगा आपके पास +1.3। तो ये रिएक्शन भी फिजिबल होगा। ठीक है। फिर VO2+ से VO2+ में कन्वर्जन हुई, तो ये हो जाएगा 1.77 माइनस 1 इज गोइंग टू बी 0.77। इसकी ई नॉट की वैल्यू आ गई, आई मीन ई नॉट सेल की +0.77। आप नोट करें सारी की सारी ई नॉट सेल की वैल्यूज जो है हर रिएक्शन की वो पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन होगा। ओके। So series of oxidation takes place. उसके बाद वो कह रहे हैं concentrated acidified H2O2 can react with V2+ to form VO2 3+ ions. VO2 3+ ions contains vanadium combined with the peroxide anion. ये important statement है कि भाई peroxide anion है। ठीक है। वो कह रहे हैं deduce the oxidation state of vanadium in this. ओके आसान है भाई, सीधी सी बात है। ये है आपके पास VO2 3+। अब इशू ये है कि ये जो आपके पास आयन है इसके ऊपर तो 2- चार्ज है, तो वेनेडियम को एज इट इज रखो, इसके ऊपर -2 चार्ज लिया, होल चार्ज +3 है, तो यहाँ से +3 +2 बिकम्स +5, तो यहाँ लिखिए +5। आई होप आपको ये समझ में आया हो, हमने ये क्लास में डिस्कशन की हुई है। और अगर मैं इस हाफ सेल को इस वाले हाफ सेल के साथ कंबाइन करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस हाफ सेल को इस हाफ सेल के साथ कंबाइन करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली मैं इस हाफ सेल को इस हाफ सेल के साथ कंबाइन करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। आई मीन टू से कि सक्सेसिव ऑक्सीडेशन होगा और रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ethylamine and phenylamine are primary amines. ठीक है। These two compounds are synthesized by different methods. Several methods can be used to form ethylamine. Ethylamine forms when ethanamide is reduced by lithium aluminum hydride. Write an equation for this reaction using H to represents one atom of hydrogen from the reducing agent. Okay, मुश्किल नहीं है, इजी है। इथेनामाइड है हमारे पास CH3CONH2 और हम हाइड्रोजन एटम से इसकी रिडक्शन करेंगे और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम इथाइलामाइन में, विच इज CH3CH2NH2। ऑब्वियसली यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर। नाउ लेट्स चेक कि हमने टोटल कितने वाटर प्रोडक्ट साइड पे इंट्रोड्यूस किए हैं। यहाँ पर कितने वाटर हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 5। यहाँ टोटल हाइड्रोजन काउंट करें, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 4 लगाऊंगा। सही है। उसके बाद वो कह रहे हैं ethylamine is a product of the reaction of bromoethane with ammonia. Name the mechanism of this reaction and state the condition used. So भाई ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है और ये आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कंडीशन, हम इथेनॉल को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं और हम हीट करते हैं इन अ सील्ड ट्यूब। ठीक। उसके बाद है आपके पास द रिएक्शन इन A2 also forms secondary and tertiary amines, suggest the identity of a secondary or tertiary amine formed by the reaction in A2.
यार सेकेंडरी अमाइन तो ये होगा ना, CH3 CH2 टेकन टू NH, और टर्शियरी अमाइन में क्या होगा, CH3 CH2 टेकन 3N। यानी अमोनिया था, अमोनिया का एक हाइड्रोजन गया तो एक CH3 CH2 आ गया, दूसरा जाएगा तो ये 2 हो जाएंगे, फिर 3 जाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास। सही है। यानी next is ethylamine is a weak base. State the relative basicities of ammonia, ethylamine and phenylamine. Explain your answer. Least basic जो है वो आपका phenylamine होगा, मोस्ट बेसिक जो है वो आपका ethylamine होगा, और अमोनिया जो है वो आपका यहां लिखा जाएगा। ठीक है। सो ethylamine has positive inductive effect of electron donating alkyl group. So lone pair is easily available for protonation. सही। In phenylamine, lone pair of nitrogen is delocalized with a pi bond of benzene. Hence, lone pair is not easily available for protonation. ओके, तो मैंने मोस्ट और लीस्ट को कर दिया, अमोनिया ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो गया, और 4 मार्क्स का है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज होल्ड ऑन अ सेकंड, मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं, 1 मिनट रुकें। पहले मैं अरेंज कर लूं। Electron donating alkyl group, lone pair is easily available for protonation because electronic density on the nitrogen atom increases। ठीक है, तब यहाँ लिखते हैं इन फिनाइलमाइन, और यहाँ ये मेंशन कर देते हैं। सही है भाई, मेक सेंस ना। प्योर फिनाइलमाइन
can be prepared from benzene into a step. Draw the structure of the intermediate compound. Suggest reagents and conditions for each step. बेटा ये तो बहुत आसान है. अगर आपको बेंजीन से फिनाइल अमाइन बनाना हो तो आप जाहिर सी बात है बेंजीन में सबसे पहले नाइट्रेशन का प्रोसेस करेंगे और NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे. ये आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा. ठीक है. और फिर इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर यूज करेंगे. ये फिनाइलमाइन बन गया. जो स्टेप 1 है आपका, उसमें रिएजेंट्स और कंडीशंस क्या होंगे? रिएजेंट्स होंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर चाहिए आपको 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस. और ये भी याद रखिएगा कि इसी में कैटलिस्ट भी यूज करते हैं आप, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर वो H2SO4 कैटलिस्ट भी होता है. स्टेप 2 में क्या होगा? 10 कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर यूज करेंगे और कंडीशन रिफ्लक्स यूज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, शो सम रिएक्शंस ऑफ फिनाइलमाइन. ओके, तो पहली बात तो ये कि ये फिनाइलमाइन एक्सेस एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करके W बना रहा है. रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है. फिर रिएक्शन 2 में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा है. ओके, और फिर इस X से और डाइजोनियम आइन दोनों आपस में रिएक्शन करके एजोडाई बना रहे हैं. Makes sense. We have discussed this thing a lot of time in the class. So let's see what we have. Draw the structure of W, the organic product of the reaction 1. W मतलब ये चीज पूछ रहा है, मतलब एक्सेस एक्वस ब्रोमीन. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जामिनर ने मुझे लिख के दिया है स्ट्रक्चर, मैं उसके लिहाज से अगर बात करूं तो एक्सेस एक्वस ब्रोमीन 2, 4, 6 पोजीशन के ऊपर अटैच होगा. ये 2 पर अटैच होगा, 4 पे अटैच होगा ब्रोमीन, और 6 पे भी अटैच होगा. ये आंसर मैंने इस स्ट्रक्चर को देखते हुए लिखा है. ठीक है. स्टेट द रिएजेंट्स यूज्ड इन रिएक्शन 2. रिएक्शन 2 क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी इस कंपाउंड को आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो, NH2 को डाइजोनियम आइन में कन्वर्ट कर रहे हो, मीनिंग आप सोडियम नाइट्राइड और HCl गैस यूज कर रहे हो. सोडियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. ठीक है. Next, benzene diazonium chloride and X react together in a reaction 4 to form Y and azodie. Name X the organic product of the reaction 3. Okay. देखो मैं कैसे जज करूंगा? मैं जज ऐसे करूंगा कि भाई ये X है तुम्हारा, क्योंकि डाइजोनियम आइन से इसने रिएक्शन किया है, तो ये तुम्हारा डाइजोनियम आइन हो गया, ये तुम्हारा X हो गया. सही है. तो फिनोल हो जाएगा तुम्हारा X. तो हम जवाब क्या देंगे? फिनोल. ठीक है. स्टेट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर रिएक्शन 4 टू अकर. भाई जब एजोडाई बनती है हम फिनोल को NaOH से जरूर ट्रीट करवाते हैं ताकि जो भी एक्सेस HCl अगर अवेलेबल है तो वो रिमूव हो जाए. सजेस्ट द यूज ऑफ Y. तो Y जो है वो तुम्हारा एजोडाई है. तो भाई डाइज बनाने में काम होता है ना, तो आप लिखोगे डाई स्टफ. ठीक है. Next is methylamine is another primary amine, acts as monodentate ligand. Define monodentate. Monodentate donates one lone pair. Donates one lone pair. To the transition metal ion. Hence, only one dative bond is formed. One
rotative bond is formed. Sorry about my writing because it's a huge paper. Copper ions reacts with this methylamine to form this complex. इसमें याद करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि ये 4 है ये 2 है, ठीक है. Draw 3-dimensional diagram to show that the two geometrical isomers of this. Okay, आप देखें क्लास में बताया मैंने ये. हमने इसके लिए क्या कंडीशन लगाई हुई है. इसके लिए हमने क्या कंडीशन लगाई हुई है. कॉपर को M लो, वाटर को L लो, उसके 4 लाइगेंड्स हैं. दूसरा वाला जो लाइगेंड है उसके 2 लाइगेंड्स हैं, उसको X2 करो. तो ये जब भी होगा ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा. और वो खुद भी कह रहे हैं हमसे, ठीक है ना, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओ. तो 3D डायग्राम्स का जो है बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है. ओके, थोड़ा तमीज से बना लेते हैं ये. तो 2 जो मोनोडेंटेड लाइगेंड्स हैं ना उनको इस तरह से लिख सकते हैं. ये हो जाएगा NH2 CH3, ये हो जाएगा NH2 CH3. ये मेरा सिस आइसोमर हो गया क्योंकि दोनों ग्रुप्स को मैंने सेम साइड पे लिखा है. और ट्रांस अगर करना है तो डायगोनली अटैच करूंगा एक दूसरे से. मतलब ये NH2 हो जाएगा CH3, ये NH2 हो जाएगा CH3. ये वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है. तो ये आपका हो गया बेटा सिस, और ये हो गया आपका ट्रांस. लेबल जरूर करके दें एग्जामिनर को. स्टेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन दिस कॉम्प्लेक्स. तो बेटा 6 है. मैंने कहा था कि टोटल 6 लाइगेंड्स अटैच हुए हैं. फिर है हमारे पास cadmium ions forms tetrahedral complexes with this ligands as shown in equilibria 1, 2 and 3. ठीक है. और इन सब की k step की वैल्यूज भी गिवन है गाइस. गिव द यूनिट्स ऑफ k step फॉर इक्विलिब्रियम 1. बेटा ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो जाएगी, ये यूनिट बचेगी. और बेसिकली ये यूनिट क्या होगी यार, ये होगी 1 अपॉन, कैंसिलेशन के बाद कह रहा हूँ, 1 अपॉन मोल 4 DM-12. तो इसकी फाइनल यूनिट बेटा आपके पास आएगी मोल इनवर्स 4 DM-12. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. बाय द वे जगह नहीं है, सिर्फ आंसर लिखना है, तो इतना सेंस होना चाहिए बच्चे को कि भाई कैंसिलेशन के बाद यूनिट क्या बनेगी. लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, वर्किंग कर देता हूँ. यूनिट होगी मोल पर DM3, इसकी यूनिट होगी मोल पर DM3, और पावर 4 की वजह से यूनिट हो जाएगी मोल 4 DM-12. तो तुम जानते हो कि जब ये यूनिट इससे कैंसिल होगी तो तुम्हारे पास यूनिट होगी 1 अपॉन मोल 4 DM-12, राइट. इसलिए फाइनल यूनिट ये होगी. ठीक, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. फिर वो कह रहे हैं राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द k स्टेप फॉर इक्विलिब्रियम 3. ठीक है, कोई इशू नहीं है, बना लेते हैं. थर्ड इक्विलिब्रियम के लिए तो कॉम्प्लेक्स होगा कैडमियम का CdCl3 2-, charge has to be inside the bracket, over concentration of cadmium ions, concentration of chloride ions, उसके 4 moles हैं इसलिए पावर 4. ठीक है. नेक्स्ट, a solution of chloride is added to cadmium ions and allowed to reach equilibrium. The equilibrium concentration are given. These are the concentrations which are found at equilibrium. वो कह रहे हैं use your expression in F2 to calculate the concentration of this in the equilibrium mixture. Again simple. CdCl4 का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी k स्टेप की वैल्यू है 6.3 into 10 to the power 2.
6.3 into 10 to the power 2, ये के स्टेप की वैल्यू हो गई। ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं कैडमियम की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है 0.043, क्लोराइड की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.072, क्योंकि 4 मोल्स हैं फॉर्मूले में इसलिए पावर 4, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ रही है मेरे पास 7.28 into 10 to the power -4, okay। Next, when methylamine is added to cadmiamine, a mixture of this and this forms. Suggest how this complex is formed. Okay, अच्छा, that's very smart question. देखो, ये तुम्हारे पास से अमाइनो मीथेन, और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अमाइनो मीथेन एल्कलाइन होते हैं, राइट। अगर हम इसको वाटर में प्लेस करेंगे तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि बेस होता है और कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में, और साथ में OH- आएगा। अब ये जो OH- है ना, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और इन्वॉल्व होकर ये इस कैडमियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। समझ आ रही है बात? सो हम ये यहां लिख देते हैं इस बात को, यहां लिख देते हैं, ड्यू टू दिस रिएक्शन hydroxide ions are formed. These ions undergoes reaction to give CdOH taken 4 2- complex, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं cadmium ions exist as a complex sign, okay। Identify the most stable and the least stable of the complexes in table by placing one tick in each column. Explain your answer. Oh my goodness. So let's go back to the सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो इस कैडमियम हाइड्रोक्साइड की और सबसे कम जो है वो इस CdCl3 की है। इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू सबसे कम। CdOH taken 4 and CdCl4। सो मोस्ट स्टेबल जो है वो ये है आपका, और लीस्ट स्टेबल जो है वो ये है। तो बताइए कि CdOH taken 4 2- has higher value of stability constant, hence more stable, while CdCl4 2- has lower K value, lower value of stability constant, hence less stable. Okay, let's move on to the question number 5. Question number 5 related to organic. Tolubutrol is used in some medicine. Okay, सबसे पहली बात, इसमें एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड है, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें सेकेंडरी अमाइन है, इसमें बेंजीन रिंग है, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। Tolubutrol contain a benzene ring in its structure. Describe and explain the shape of benzene in your answer. Bond angle between carbon atom, hybridization of carbon atom, how orbital overlap forms sigma and pi bonds between carbon atoms.
My goodness. Shape of benzene. The shape of benzene इस तरह से लिख देते हैं. ये आ गए पाई बॉन्ड्स आपके. सो बॉन्ड एंगल्स बिटवीन कार्बन एटम. तो सबसे पहली बात, हेक्सागोनल रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है इसका. प्लेनर ज्योमेट्री होती है. एंगल 120 डिग्री होता है. ठीक है. इसमें पाई बॉन्ड्स are formed through side-wise overlapping of p orbital. ठीक है. Contain alternate system of pi bond, as you can see in the diagram. ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने एक्सप्लेन की है आपको. ठीक है. Contain alternate system of pi bond. So hexagonal ring shape planar geometry angle 120 pi bond. Okay, अब वो कह रहे हैं pi bond और sigma bond. तो sigma bond बता देते हैं. Sigma bond between this carbon to this carbon p है, between carbon to hydrogen p है. तो हम लिख देते हैं ये बात. Sigma bond is formed between carbon to carbon and carbon hydrogen bond. Okay. Next, in a synthesis of toluidrol, the first step involves the formation of chlorobenzene. Benzene reacts with chlorine in the presence of AlCl3 catalyst. Okay, that's halogenation reaction. That's electrophilic substitution reaction in general, right? Okay, and write an equation to show how chlorine reacts with ACl to generate an electrophile. That's an easy piece of part. AlCl3 plus Cl2 converting into AlCl4 negative plus Cl positive. Now complete the mechanism in figure 5.3 for the reaction of benzene with the electrophile generated in B1. Include all relevant curly arrows and charges. Draw the structure of the intermediate. So मुझे यहाँ पर Cl plus लिखना होगा और मुझे Cl plus लिखने के बाद बताना है कि जनाब ये इससे रिएक्शन कर रहा है. और जब ये रिएक्शन करेगा तो पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा. पाई कॉम्प्लेक्स विल सर्व एज एन इंटरमीडिएट. सो एग्जामिनर ने जो है क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच किया है, इसलिए पाई कॉम्प्लेक्स भी इसी कार्बन के साथ हम दिखाएंगे. ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है. नाउ बाकी सारी कार्बन एटम्स को आप डॉटेड लाइन और प्लस चार्ज से रिप्रेजेंट करें. दैट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पाई कॉम्प्लेक्स. अब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड into the ring takes place and removal of hydrogen. So आपके पास प्रोडक्ट बनी और यहाँ से हाइड्रोजन आयन भी आ जाएगा. ठीक है. Then the next part is the second step of the synthesis involves the reaction of chlorobenzene with this compound, also in the presence of an AlCl3 catalyst forming compound Q. Okay, आप नोट करो यहाँ से क्लोरीन चला गया और ये बाकी पूरा का पूरा फ्रैगमेंट मॉलिक्यूल का अटैच हो गया. तो नेम द मैकेनिज्म. क्योंकि बेंजीन के ऊपर रिएक्शन हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. ड्रॉ द स्ट्रक्चर
of an isomer of Q that forms as an organic byproduct of the reaction in step 2. ये आपने पैरा प्रोडक्ट बनाई है, मैं इस सॉरी ये आपने ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया है, माय बैड, आई एम रियली सॉरी, ये आपने ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया है, मैं इसका पैरा प्रोडक्ट बनाऊं, ठीक है। तो पैरा प्रोडक्ट इस तरह से बनेगी, this is chlorine, this is CO, this is CH2, and this is Cl. Okay, that's a para product. Next is the reactants used in step 2 contain acyl chloride, alkyl chloride, and aryl chloride. Functional groups. State and explain relative ease of hydrolysis of acyl, alkyl, and aryl chlorides. Easiest to hydrolysis क्या है? Acyl chlorides. Hardest aryl chlorides, जिसको आप aromatic alkyl halide भी कहते हो, हमने क्लास में करवाया है, और ये आपका alkyl chloride है, ठीक है। 3 मार्क्स का पार्ट है, तो मोस्ट और लीस्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं। इन एसाइल क्लोराइड due to more electronegative oxygen and chlorine, they have negative inductive effect, also. Carbonyl carbon is highly electron deficient, hence acyl chloride are easiest to hydrolysis. Okay, in aryl halides, in fact, in aryl chloride, lone pair of chlorine is delocalized with a pi bond of benzene. With a pi bond of benzene. This makes pi bond of benzene carbon chlorine bond stronger and inert. ठीक है। Tolubutrol is produced from Q as shown in figure this. Suggest reagents and conditions for step 3 and 4. Draw the structure of Z in the box. Step 3. Okay. Step 3 में आप नोट करो, नोट करने की बात यह है कि ये कीटोन है और ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी अल्कोहल में, तो इसका मतलब आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया होगा, ठीक है। स्टेप 4 में क्या हो रहा है? दैट्स इंटरेस्टिंग। स्टेप 4 में ये ग्रुप अटैच हो, राइट। अब इस ग्रुप को मैं कैसे लिखूंगा? ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ ये 3 CH3 हैं, तो मैं लिखूंगा CH3 टेकन 3 कार्बन। कार्बन के साथ क्या है? कार्बन के साथ क्या है बेटा? NH2।
सही है भाई, वो NH2 होगा, उस NH2 में से हाइड्रोजन और Cl ने रिएक्शन करके NH बनाया होगा और HCl निकल गया होगा। सो ये काफी ट्रिकी पार्ट था, आसान नहीं था। इस कैसे जज करोगे CH3, लेट मी राइट इट अगेन, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। CnH2, पहली बात कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी बात, ये क्लोरीन हट गया और इसकी जगह पे ये पूरा ग्रुप आया। क्लोरीन उसी वक्त हटेगा जब HCl रिमूव हो जाएगा, राइट? और HCl उस वक्त रिमूव होगा जब NH2 का हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। तो ये आपका हो गया NH2, ये आ गया। ये 3 CH3 हैं, ये लिखे मैंने, और ये तीनों CH3 इस कार्बन से अटैच थे, ये मैंने प्रोडक्ट बना लिया दूसरी। सही, आई मीन रिएक्टेंट दूसरा। Z का स्ट्रक्चर, तो Z का स्ट्रक्चर ये होगा, बेंजीन के साथ क्लोरीन, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये क्लोरीन। सही है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। आप चाहें तो इस Z के साथ इसको रिएक्शन करवाएं तो यही बनेगा ना बेटा, एग्जैक्ट। इसके बाद वो कह रहे हैं डिफाइन एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? मिरर इमेजेस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट? और जब भी मिरर इमेजेस होते हैं उनका स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो 1 मार्क के लिए लिखना है, enantiomers have same chemical and physical properties. Also, they can rotate plane polarized light in opposite direction. मैंने आपको क्लास में कहा था लेफ्ट राइट हैंड साइड पे भी जा सकती है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकती है। ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं सजेस्ट वन डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोड्यूसिंग टू एनेंटियोमर्स इन दिस सिंथेसिस। मैंने आपको बताया था कि जब 2 एनेंटियोमर्स बनते हैं तो उसमें से एक डिस्कार्ड कर दिया जाता है और एक को प्रोडक्शन में दे दिया जाता है। और उसकी वजह ये, और इस तरह से क्या होता है कि जो बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है ना, उसकी यील्ड कम हो जाती है। तो लोअर द यील्ड biologically active molecule. Next, suggest a method adapting the synthesis to produce a single enantiomer. तो भाई अगर आपको सिंगल एनेंटियोमर आता हो तो आप एंजाइम कायरल सिंथेसिस करवाएं थ्रू एंजाइम। कायरल सिंथेसिस थ्रू एंजाइम एक्टिविटी, उसमें फिर एक ही बनता है, फिर एनेंटियोमर्स नहीं बनते। ये एक्चुअली किसी जमाने में ड्रग डिजाइन एंड ड्रग डिलीवरी का हिस्सा था। आई डोंट नो उन्होंने ये क्यों पार्ट दे दिया है, ऑल्दो द सिलेबस हैज बीन चेंज्ड। कायरल सिंथेसिस थ्रू एंजाइम, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड प्लीज। All right, guys. In the next part, predict the number of peaks that would be seen in the carbon-13 NMR spectrum of tolubutrol. Okay. तो हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। tolubutrol का स्ट्रक्चर हमारे सामने है। ये this one, this one, this one, same chemical environment first, ये कार्बन नाइट्रोजन से अटैच है सेकंड, ये कार्बन नाइट्रोजन से अटैच है थर्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है फोर्थ, ये कार्बन क्लोरीन और OH दोनों के डिफरेंस से अटैच है फिफ्थ, ये कार्बन क्लोरीन से अटैच है सिक्स्थ, ये कार्बन क्लोरीन से थोड़ा सा दूर हो गया सेवेंथ,
ये कार्बन क्लोरीन से दूर हो गया है, डिस्टेंस पे हो गया है, केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा 8, ऑलराइट। ये कार्बन OH से दूर हो गया है इसलिए 9, और ये कार्बन क्लोरीन और OH दोनों में सबसे दूर है इसलिए 10. सो आई बिलीव दैट दे हैव 10 chemical environments, 10 peaks. Okay. The proton NMR spectrum of tolubutrol dissolved in D2O shows peaks in 4 different types of proton environment. The peak of CH2N environment is a doublet in the chemical shift range at this. ठीक है? Give details for each of the other 3 peaks, guys. 3 other peaks यानी NH, CH2, NH छोड़ के बाकी 3 जो हैं वो बताइए. Proton NMR spectrum of tolubutrol to include chemical shift, environment of the proton, splitting pattern, number of protons responsible. Give information about typical chemical shift values. Okay. Chemical shift की values यहाँ given है, इनको use करके बताना है. Okay, तो सबसे पहला काम बेंजीन रिंग है, और जाहिर सी बात है इस बेंजीन रिंग में 1 2 3 4 प्रोटॉन की बेंजीन रिंग है. तो बेंजीन रिंग है एरोमेटिक रिंग. इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज ये दी हुई है 6.0 से 7.9 और 6.0 टू 9.0. तो हम ये लिख देते हैं. तो हम लिखेंगे C6H4 मीनिंग 4 प्रोटॉन्स की बेंजीन रिंग है जिसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज है 6.0 डेल्टा से लेकर 9.0 डेल्टा. और आप सब जानते हैं कि इस बेंजीन रिंग के साथ 2 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं. इसका मतलब इस बेंजीन रिंग की मल्टीप्लेट आएगी. So, मैंने केमिकल शिफ्ट बता दी, मैंने एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन्स बता दिए, स्प्लिटिंग पैटर्न बता दिया मैंने. ठीक है. इसके बाद आपके पास है, नोट करें, ये CH3. इन तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, राइट. तो 9 प्रोटॉन्स के नेबर में जो कार्बन है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 9 प्रोटॉन्स की क्या है, सिंगलेट. तो हम यहां बताएंगे 9 protons have same chemical environment. ठीक है. और 9 protons की क्या मिल रही है आपको, सिंगलेट. और ये 9 प्रोटॉन्स बेसिकली किसकी वजह से आ रहे हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स की वजह से आ रहे हैं. तो CH3 लिखूंगा. ठीक है. और इनकी केमिकल शिफ्ट की रेंज है बेटा 0.9 से 1.7 डेल्टा. ये वैल्यू यहां दी हुई है. ठीक है. ये 2 वैल्यूज मैंने कोट कर दी अब तक. व्हाट्स लेफ्ट नाउ, फिर ये रह गया है CHOH. तो CHOH के लिए क्या लिखूंगा मैं कि CHOH इसके नेबर में जो कार्बन है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो सिंगलेट देगा ये भी. और कितने प्रोटॉन की सिंगलेट होगी, 1 प्रोटॉन की सिंगलेट होगी. और इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज क्या होगी, इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज है अल्काइल नेक्स्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन 3.2 से 4.0. ओह, नो 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 नो, वेट. ये कार्बन है इसके पास, और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये ट्रिपलेट देगा, सिंगलेट नहीं देगा. ठीक है. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द स्ट्रक्चर. ये ट्रिपलेट देगा क्योंकि इसके नेबर में 2 प्रोटॉन्स हैं. लेकिन इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज ऑब्वियसली 3.2 डेल्टा से 4.0 डेल्टा की रेंज में होगी. तो ये वो 3 पीक्स हो गई जिनसे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं. ये आपकी फर्स्ट पीक हो गई, ये दोनों मिलाकर सेकंड पीक हो गई, और ये आपकी थर्ड पीक हो गई. जिन 3 पीक्स की वो बात कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. वो कह रहे हैं
a student uses thin layer chromatography to analyze a mixture containing different metal cations. The student repeats the experiment using different solvents. Okay. Suggest a compound that could be used as a stationary phase in this experiment. TLC में stationary phase सिलिका जेल यूज करते हैं, आप जानते हैं हम सिलिका जेल यूज करते हैं। फिर वो आपसे कह रहे हैं टेबल shows RF values for different metal cations when separated by TLC using water as a solvent. Suggest the identity of the cation that causes the spot M in figure 6.1. Explain your answer. Okay. इस M के लिए distance traveled by solute कितना है 2 और distance traveled by solvent कितना है 5. तो 2 divided by 5. तो retention factor की वैल्यू निकालते हैं for M. तो ये हो जाएगा 2 divided by 5. So 2 divided by 5, that will give you 0.4 और 0.4 जो है वो shows cadmium 2+. ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू से टैली कर गया। The student repeats the experiment using butane 1-ol as a solvent. Remember, butane 1-ol as a solvent use कर रहे हैं. The metal cation do not travel as far up the TLC plate in this experiment. अगर वो metal cation distance travel नहीं कर रहा, ठीक है, वो कह रहे हैं suggest why the metal cation do not move as far up the TLC plate with butane 1-ol as a solvent. अगर butane 1-ol में वो ट्रैवल ज्यादा नहीं कर रहा, डिस्टेंस ज्यादा कवर नहीं कर रहा, इसका मतलब वो ब्यूटेन 1-ol में लेस सॉल्युबल होगा, उसकी एफिनिटी कम होगी। राइट, सो हम यहां कह सकते हैं कि मेटल कैटाइंस have shown little affinity, no, बल्कि इस तरह से लिखें, metal cations are not soluble in butane 1-ol, so they haven't shown any affinity with the solvent. The student displays the TLC plate with potassium thiocyanate. The color of some of the spots changes as some of the metal cations undergoes a ligand exchange reaction. Identify the ligand involved in the ligand exchange reaction. Guys, आप जानते हैं कि आपके पास जो कंपाउंड हैं वो सारे के सारे एक्वस मीडियम के हैं और एक्वस का मतलब होता है वाटर। तो इसका मतलब जो आपके पास कॉम्प्लेक्स में ligand होगा वो वाटर है और सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू होगी, थायोसाइनाइड आयंस के थ्रू होगी, यानी ये लाइगेंड चला जाएगा और उसी जगह पे ये लाइगेंड आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट, इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट द pH of the mixture of metal ion is kept constant using a buffer solution. The student prepares the buffer solution by mixing 20 cm cube of 0.150 mole per dm cube KOH and 50 cm cube of 0.1 mole per dm cube salt. Okay, that's interesting. आपको कंसंट्रेशन और वॉल्यूम KOH का दिया है, आपको कंसंट्रेशन और वॉल्यूम इस कंपाउंड का भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं this compound is a weak carboxylic acid that has a pK value of this. That's a very powerful statement. बहुत से बच्चे समझेंगे कि पोटेशियम जो है वो गिवन है तो इसका मतलब ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट नहीं है, ये इनफैक्ट एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जब भी उसकी पीके की वैल्यू गिवन है। और क्यों कह रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको वो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर COH ग्रुप अवेलेबल है।
राइट, इसकी वजह से वो एसिडिक है। वीक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है। ठीक है, वो कह रहे हैं कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड विद KOH। ओके भैया, अगर मैं इस कंपाउंड को KOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा। ये मेरे पास पहले से सॉल्ट था, O नेगेटिव K पॉजिटिव, ये एज इट इज रहेगा। दिस टाइम ये वाला जो है ना, ये भी O नेगेटिव K पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, प्लस जाहिर सी बात है वाटर बनेगा। तो हम यहाँ पर KOH लिख रहे हैं, एरो बनाएंगे। अब हम जरा कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। हम हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, राइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, और हमारे पास पोटेशियम कितने हो जाएंगे, 2 प्लस H2O। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। यानी मैंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये लिखा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, शो ऑल योर वर्क। ओके, 4 मार्क्स का पार्ट है, वो वर्किंग शो करनी है। ठीक है, वर्किंग शो कर देते हैं। ये है जनाब C8H5O4K, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कली से, ये बना रहा है सॉल्ट C8H4O4K2 प्लस वाटर। सो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, इनिशियल मोल्स फाइंड आउट करूंगा। मुझे एक्चुअली कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा। तो मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। वेट करें, वेट करें। ठीक है, मैं सबसे पहले डिटरमिन करता हूँ मोल्स ऑफ एसिड। तो मेरे पास कंसंट्रेशन कितनी है बेटा उसकी, 0.100, और वॉल्यूम 50 है, तो 50 इंटू 0.100 मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 1000 से। तो मेरे पास मोल्स ऑफ एसिड कितने आ जाएंगे, 5 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मोल्स। ठीक है, सिमिलरली मैं मोल्स ऑफ KOH भी निकालूंगा, मुझे उसकी भी कंसंट्रेशन गिवन है, मुझे कंसंट्रेशन आई बिलीव गिवन है 20.15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20.0 इंटू 0.150। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो हमारे पास मोल्स ऑफ KOH आएंगे 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स, राइट। सो अब हम यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट स्टेप है। हमारे पास इनिशियल मोल्स कितने हैं, इसके इनिशियल मोल्स हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -3, इसके इनिशियल मोल्स हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -3। ऑब्वियसली ये इनिशियली 0 होंगे दोनों। ठीक है, फाइनल मोल्स, तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जितना रिएक्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी होगा। तो इसका मतलब सॉल्ट कितना फॉर्म हो जाएगा, 3 टाइम्स 10 टू द पावर -3, ये रिएक्ट हो गया। इनिशियली अगर 5 टाइम्स 10 टू द पावर -3 है और उसमें से 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स रिएक्ट हो गए, तो बच कितने जाएंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। क्लास में मैंने समझाया था कि जब आप फाइनल अमाउंट डिटरमिन कर लें तो रिमेनिंग मोल्स को अंडरलाइन करें। ये मोल्स जो हैं एसिड के हैं, ये मोल्स जो हैं सॉल्ट के हैं। इसका मतलब बीकर के अंदर बफर सॉल्यूशन बना हुआ है। अब जब बफर सॉल्यूशन बन जाता है तो हम हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी बताना चाहते हैं कि यार इस स्टेज पे टोटल वॉल्यूम इन द बीकर कितना होगा।
तो टोटल वॉल्यूम आपके पास 50 cm³ था एसिड का, 20 cm³ था एल्किली का। टोटल वॉल्यूम इन द बीकर कितना होगा? 70 cm³। ठीक है, अब हम डायरेक्टली हैंडरसन इक्वेशन अप्लाई करते हैं। एसिड बफर की हैंडरसन इक्वेशन है pH इक्वल्स टू pKa माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ओवर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सही। pKa की वैल्यू हमें गिवन है, pKa की वैल्यू हमें गिवन है, pK की वैल्यू गिवन है 5.40, उसको रखेंगे हम माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो मेरे पास 2 इंटू 10⁻³ मोल्स हैं, राइट। मैं इन्हीं मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि टोटल वॉल्यूम सेम है ना, तो टोटल वॉल्यूम सेम होने से क्या होगा? कंसंट्रेशन भी सेम हो जाएगी, राइट। बल्कि यूं कह सकते हैं कि जब टोटल वॉल्यूम सेम होता है तो वो रेशो में जाके कैंसिल हो जाता है। अगर मैं यहाँ भी 70 रखूंगा, मैं यहाँ भी 70 रखूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो मोल्स हैं वही कंसंट्रेशन ले लीजिए। ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ और यहां से pH की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.576, जिसको मैंने राउंड ऑफ करके लिख लिया 5.58। तो ये हो जाएगा 5.58। आप चाहते हैं कि हम थोड़ी सी वर्किंग करके दिखा दें कंसंट्रेशन से रिलेटेड, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर कंसंट्रेशन का फैक्टर लगा देते हैं आपके लिए, इशू नहीं है। देखिए आपके पास 70 cm³ था, तो उसमें एसिड के मोल्स कितने थे? 2 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ एसिड, राइट। अगर मैं कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसको, तो मैं 1000 cm³ से कंपेयर करूंगा, तो इसकी कंसंट्रेशन मेरे पास आ जाएगी 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 70। ये हो जाएगा मेरे पास 0.028। तो ये मेरे पास हो गई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 0.028 मोलर। ठीक है, इसी तरह से सॉल्ट के लिए निकालूंगा 70 cm³ में सॉल्ट के मोल्स हैं 3 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ सॉल्ट। सो अगर आपने इन मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो 1000 cm³ से कंपेयर करें, तो ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट माइनस 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 70। सो इट्स गोइंग टू बी 0.0428। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मेरे पास क्या हो गई? 0.0428 मोलर। आप क्या करो, इन कंसंट्रेशन को हैंडरसन इक्वेशन में प्लग इन करो, आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। एक ऑल्टरनेट वर्किंग दे रहा हूं मैं आपको। तो ये हो जाएगा pH इक्वल्स टू pK। pK की वैल्यू दी हुई है 5.40 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना दिया हुआ है 0.028, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना दिया हुआ है 0.0428। तो यहाँ से pH की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ये हो जाएगा 0.028 डिवाइडेड बाय 0.0428। मेरे पास आंसर आया, इसका लॉग लूंगा मैं तो मेरे पास आएगा 5.40 माइनस 0.18। तो यहां से pH कितनी हो जाएगी? 5.58। तो आप नोट करें, दोनों तरह से आंसर सेम आया है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइस।